क्लैट पीजी क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं क्लैट पीजी के। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कॉलेज मिलेगा ही नहीं। आपका क्लैट पीजी का पेपर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सिर्फ रीसेंट जजमेंट से ही आएगा। ये पेपर ऐसा है कि हर बार थोड़ा थोड़ा पैटर्न में चेंज आता है, हर बार कुछ ना कुछ नया ये एग्जाम में इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और उसके बाद लैंडमार्क केसेस पढ़ोगे ना, तो रिलेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और वो जो आखिरी के 5 दिन है, तुमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा है उतना वो लास्ट के 5 डेज में एटलीस्ट रिवाइज करना, क्योंकि अगर रिविजन नहीं है तो फिर वो एग्जाम में रिकॉल नहीं हो पाता है। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और मैं हूं मानसी। हम आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या अब क्लैट पीजी की तैयारी शुरू कर सकते हो। मुझे लगता है कि हम हर महीने एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आते हैं कि क्या अब आप कर सकते हो क्लैट पीजी की तैयारी, क्योंकि अभी तक बच्चे हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम, हाँ, मतलब ये हमारा सवाल नहीं है, दिस इज योर क्वेश्चन व्हिच वी आर डिस्कसिंग, ठीक है? बिकॉज मतलब जब जुलाई था, जब 6 महीने थे, तब भी यही सवाल आ रहा था। अब Same. जब 1 महीना है ना, तब भी यही सवाल आ रहा है कि मैम अब करेंगे तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा। हाँ, टू आंसर यस, ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है। इसमें एक बड़ा सा प्रोविजो है, प्रोवाइडेड कि तुम्हें थोड़ा लॉ आता है, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर अ जुडिशरी कैंडिडेट जिसने जुडिशरी के लिए पढ़ा है, या अगर आप कॉलेज में एक सिंसियर स्टूडेंट थे, आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एंड ये जो मानसी बोल रही है ना, ये हम इनफैक्ट ये वाला जो चीज़ है, ये हम किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? देखो, क्लैट पीजी क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं क्लैट पीजी के। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कॉलेज मिलेगा ही नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। हाँ, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर आप क्लैट पीजी दे रहे हो तो क्या अब पढ़ाई करके आप टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग चाहिए एंड यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दो बस, यू नो, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। मतलब फिर इधर उधर मत देखो किसी भी चीज़ को, बस नोट्स ले लो, नोट्स इकट्ठे कर लो एंड स्टार्ट स्टडिंग। बेरैक से पढ़ रहे हो, बेरैक से पढ़ो, कोई इशू नहीं है ना, बस पढ़ना शुरू कर दो बेटा। लेकिन अगर आप क्लैट पीजी में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो, तो फिर क्या क्या करना है उसे ध्यान से सुनो फिर। हाँ, देखो, वही बात जो अर्पिता मैम ने कही, अगर टियर 3 यूनिवर्सिटीज़, मतलब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कहीं किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी से बस एक NLU के टैग के लिए चाहिए, तो तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, मिल जाएगा, उसके लिए घबराओ मत, ठीक है। बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि टॉप 5 NLUs टारगेट करने हैं, ठीक है, उसके लिए मैंने वो जो बड़ा प्रोविजो मैंने कहा था कि यू शुड हैव सम प्री रेक्विजिट नॉलेज ऑफ लॉ। और ये क्यों? क्योंकि आपका क्लैट पीजी का पेपर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सिर्फ रीसेंट जजमेंट से ही आएगा। ये पेपर ऐसा है कि हर बार थोड़ा थोड़ा पैटर्न में चेंज आता है, हर बार कुछ ना कुछ नया ये एग्जाम में इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर आपको लॉ आता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ क्लियर हैं कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, या बेल क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, तो पेपर थोड़ा इजीली डूएबल हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चंस तो लॉ से ही आ रहे हैं। मतलब लास्ट पॉडकास्ट में भी शायद हमने ये डिस्कस किया था, एंड सेम चीज़ मैं फिर से बता रही हूँ कि क्लैट पीजी क्रैक, मतलब क्लैट पीजी के बारे में हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। वो आपसे किसी साल इतने सारे पैसेजेस पूछ लेते हैं, किसी साल पैसेज नहीं पूछते, किसी साल प्रीडोमिनेंटली इसी साल के क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसी साल करंट ईयर के नहीं पूछेंगे, आपसे 2012 के पूछ रहे हैं, 19 के पूछ रहे हैं, रैंडम ईयर्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, केसेस पूछ रहे हैं, ये होता है। और हर साल वो कुछ ना कुछ करते ही हैं। हाँ, और इनका कोई प्री डिफाइंड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न कुछ नहीं, मतलब ये सिर्फ इतना लिखा है इनकी वेबसाइट पे कि लास्ट 3 इयर्स के केसेस से आपसे सवाल पूछेंगे। बट अगर आप पेपर्स को देखोगे मैम, तो मतलब पिछले साल का पेपर तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। आधे ही पैसेजेस आप मान लो कि लास्ट 3 इयर्स से आए थे, और 24 पैसेजेस जो इन्होंने कभी नहीं दिए, 24 पैसेजेस दे दिए थे, है ना। तो अल्टीमेटली एक ही चीज़ है जो बच्चों के काम आई थी, जिसको लॉ आता था उसके लिए पेपर डूएबल था, और जिसका लॉ ज़रा कमज़ोर था उसके लिए पेपर कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एग्जैक्टली।
तो पता है तुम अभी उसी चीज पर रिलाई भी कर सकते हो. द ओनली थिंग यू कैन रिलाई, द ओनली श्योरिटी दैट यू हैव विद दिस एग्जाम इज दैट इट इज गोइंग टू आस्क लॉ. तो उस पे वर्क करो तुम अभी एंड कीप फोकसिंग ऑन दैट. एंड वही कि क्योंकि पैटर्न सर्टेन नहीं है ना, पैटर्न ऐसा नहीं है कि हमें पता ही है कि बेटा ये 50 जजमेंट कर लो बस और कुछ नहीं आएगा. मैं नहीं कह सकती, ये मानसी नहीं कह सकती, ये कोई भी तुम्हें नहीं कह सकता कि ये 50 जजमेंट कर लो इसी में से पेपर आएगा. नोबडी कैन टेल यू दैट, क्योंकि पेपर है ही नहीं इस तरीके का. अगर आप कितने भी मतलब पिछले 6 साल से इनने पैटर्न चेंज किया, 6 साल का आप पेपर देख लो उठा के, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इस बार क्या आएगा पेपर में. तो इस वजह से बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा पेपर रहता ही है, ठीक है. बट हाँ, कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे ये हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उन लॉ के सब्जेक्ट्स को थोड़ा प्रायोरिटी में कर सकते हो. और मतलब अभी तुम SRA और TPA पे मत फोकस करो, ठीक है. हाँ, तो SRA हो गया, TPA हो गया, CPC हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, इस तरीके के जो एक्ट्स हैं इनको आप छोड़ सकते हो. फोकस आपको किस पे करना है, तो फोकस करो क्रिमिनल लॉज पे. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है. तो ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, है ना, ये ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे हर साल ये पूछते हैं. टॉर्ट से भी हर बार आता है, कंपनीज एक्ट से हर बार क्वेश्चन आएगा. तो इन सब्जेक्ट्स को लिख लो, और ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनको प्रायोरिटी बेसिस पे करो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ठीक है. तो दीज आर सम गुड सब्जेक्ट्स, है ना. फिर उसके बाद इसके बाद ना फिर लैंडमार्क केसेस करना है. एंड पता है, ट्राई तो यही करना कि व्हाइल यू आर कंप्लीटिंग दीज सब्जेक्ट्स ना, उसके साथ साथ ही लैंडमार्क केसेस भी टच करते जाओ. क्योंकि एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और उसके बाद लैंडमार्क केसेस पढ़ोगे ना, तो रिलेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो अगर तुम रेजिस्टर पढ़ ही रहे हो तो साथ ही साथ में R वर्सेस फॉस्टर तभी पढ़ लो. हाँ. उसी समय पढ़ लो एंड गेट डन विद इट, सो दैट जब तुम केसेस का रिवीजन करोगे ना, तब वो रिवीजन होगा, वो फर्स्ट टाइम नहीं होगा व्हेन यू आर स्टडीइंग दैट टॉपिक, राइट. तो डू दैट. इसके और अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कीप दैट लास्ट 1 वीक फॉर रिविजन. तो अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाओ कि अपना सारा कोर्स 25 नवंबर तक कर लो, और वो जो आखिरी के 5 दिन है, तुमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा है उतना वो लास्ट के 5 डेज में एटलीस्ट रिवाइज करना, क्योंकि अगर रिविजन नहीं है तो फिर वो एग्जाम में रिकॉल नहीं हो पाता है. हाँ, रिविजन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि कुछ सेक्शन याद ही नहीं रहते. तुम IPC के सेक्शन CRPC में मिक्स कर रहे हो, एविडेंस के सेक्शन IPC में मिक्स कर रहे हो. वो जो तुम्हारी कंफ्यूजन हो रही है ना बेटा, वो हो ही इसलिए रही क्योंकि यू हैव नॉट रिवाइज द सब्जेक्ट इनफ. वो इसी चीज के लिए हो रही है, अदरवाइज कोई वो है ही नहीं. तुम मुझे बताओ कि कोई रीजन है इस चीज का कि तुम्हें 302 याद है, कि 302 के तहत तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है. कोई रीजन है इसका कि तुम्हें 302 याद है? कोई लॉजिक है इस 302 के नंबर में? नहीं. तुमने लेकिन इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है, इतनी बार देखा है, क्योंकि उसका रेपिटेशन और रिवीजन इतनी बार हो चुका है कि तुम्हारे अंदर तक है वो चीज और तुम्हें याद है. आर्टिकल 21 इसीलिए सबको पता है, क्योंकि हर केस में हर जगह सुनने में आ रहा है. तो यही वही कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं होते सेक्शन, या फिर तुम्हें सेक्शन जंबल अप होते हैं, तो वो सिर्फ रीजन यही है कि यू हैव नॉट रिवाइज द सब्जेक्ट इनफ. एंड मतलब वो वैसा बिल्कुल हो सकता है मानसी को पहली बार में याद हो जाते हो सेक्शन, कि फर्स्ट टाइम उसने पढ़ा, उसे मोटे मोटे सारे सेक्शन याद रह गए. हो सकता है मुझे 2 बार लगते हो पढ़ने में, हो सकता है युवाक्षी मैम को 3 बार लगता है, हो सकता है तुम्हें 4 बार करना पड़े, लेकिन रिविजन मल्टीपल रिविजन के थ्रू ये हो जाता है. मतलब आपका रिविजन का नंबर डिफर कर सकता है बस, लेकिन दिस इज अचीवेबल, दिस इज डूएबल, वेरी मच डूएबल. देखो कुछ लोगों की ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग होती है, कुछ की कम होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि करा नहीं जा सकता. बिल्कुल करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है. तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे फोकस करो. इसके अलावा मॉक्स देना डे 1 से स्टार्ट कर दो. मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि डे 1 पे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, कैसे होगा. गेट फेमिलियराइज्ड विद द पैटर्न. पैसेजेस तो आएंगे ही ना, पैसेजेस तो आएंगे ही, तो पैटर्न से थोड़ा फेमिलियराइज ही कर लो खुद को. तुम अपने मार्क्स को मत वो सोचो कि मुझे मार्क्स कितने मिल रहे हैं, मार्क्स के ऊपर फोकस अभी मत करो. मतलब वो तो तभी कर पाओगे जब तुमने एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, तब तुम मार्क्स पे फोकस कर लेना. लेकिन उसके पहले गेट यूज टू गिविंग पेपर. एटलीस्ट वीक में 2 मॉक्स तो तुम अभी भी दो, है ना, क्योंकि वो 2 मॉक्स दे के एक तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसेजेस किस तरीके से आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर तुम्हें एकदम से नया नहीं लगेगा. इसलिए
चाहे मतलब भले ही कम टाइम है, भले ही 1 महीना 10 दिन है, जो भी टाइम है, पर फिर भी मॉक्स के ऊपर भी अपना ध्यान देना, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें वो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो बस यही चीज़ करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। एंड एक और पॉडकास्ट लेकर आएंगे, मिस्टेक्स दैट यू कैन अवॉइड ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम लास्ट मिनट पे ही गड़बड़ करोगे। हो सकता है तुम साल भर से अच्छा खासा पढ़ते आ रहे थे, लेकिन लास्ट मिनट पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टॉपर्स भी गड़बड़ करते हैं। तो वो क्या मिस्टेक्स हैं वो देखना है, तो फिर सब्सक्राइब कर लो अभी। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो वीडियो उन सबके साथ जो क्लैट पीजी का एग्जाम देने वाले हैं, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Yes. Okay guys, Bye-bye. bye bye.